Mahabharata, the brief history of Sanatan Dharma, which beautifully depicts what was the culture, dignity, morality, spirituality, and science and technology of the Bharat at that time and that era. लेकिन सालों साल से हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हमारे दिमाग में ये बात सक्सेसफुली इम्प्रिंट की गई कि भाई द महाभारत एंड रामायण आर जस्ट अ मिथ एंड ऑल द कैरेक्टर्स आर द जस्ट अ मिथ। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये काम उन लोगों ने किया जिनकी अपनी खुद की तो हिस्ट्री थी नहीं, और अगर थी भी तो वो भी विच हंटिंग जैसी क्रूअल प्रैक्टिसेस से भरी हुई थी। यूरोप में 2500 साल एक परंपरा चली है विच हंटिंग। बहुत किताबें लिखी गई हैं इसमें, बहुत लिखा। विच हंटिंग समझते? विच माने क्या कहना चाहिए हिंदी में? डायन। डायन डायन कहते हैं ना, डायन को ढूंढना और उसको मारना। ये बहुत बड़ा खेल चलता था यूरोप के सभी देशों में, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, सब देशों में, और 2500 साल चलता था। गांव में ढूंढ ढूंढ के ऐसी महिलाओं को मारा जाता था जिनके पति की मृत्यु हो गई हो, तो मान लिया जाता था ये तो विच हो गई है और इसको हंट करना है, माने मार देना है। उनको जिंदा जलाना, कभी उनको जमीन में खड्डा खोद के गाड़ देना, बाल पकड़ के उनको खींच लेना, तरह तरह के अत्याचार उनके ऊपर होते थे। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध आज से 5000 वर्ष पूर्व लड़ा गया था और उसमें दुनिया भर के हर महान योद्धा ने भाग लिया। लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी थे जो एक विचित्र गुणों या विचित्र किस्म के डीएनए के साथ जन्मे थे। उन्हीं में से एक महान योद्धा थे महारथी कर्ण। जितना अद्भुत उनका युद्ध कौशल था, उतना ही रहस्यमयी उनके जन्म से जुड़ा उनके कवच और उनके कुंडल का राज। दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए गए वरदान के कारण कुंती ने प्रत्यक्ष देवता सूर्यदेव का आवाहन किया और उनसे एक ऐसे असाधारण पुत्र की कामना करी जो अब तक इस धरती पे ना हुआ हो। तो यहाँ पर शायद एक ऐसे विचित्र किस्म के डीएनए की बात हो रही थी जो अब तक के मनुष्यों में ना हुआ हो। हम सभी जानते हैं कि कर्ण का कवच अभेद्य था, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि एक कवच होते हुए भी एक इंसान के शरीर का हिस्सा हो? तो आज हम कर्ण के कवच को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आप असहमत हो, लेकिन यार मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना और प्लीज इसे स्किप मत करना। दरअसल इंसान की त्वचा 3 लेयर से बनी हुई होती है, जिसे हम एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस बोलते हैं। अब एपिडर्मिस लेयर जो सबसे ऊपर की परत होती है वो बहुत रूखी, हार्श एंड टफ होती है। वो छोटे छोटे रेशों से मिलके बनी होती है जो काफी सख्त होते हैं। यहाँ पर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। कर्ण का कवच भी इसी परत को कहा गया था। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा एम्ब्रॉयडल स्टेज के अंदर ही डीएनए मैनिपुलेशन कर दें और इन रेशों को और भी ज्यादा सख्त और लचीला बना दें, या इन रेशों को ही किसी एक नए तरीके प्रोटीन से बना दें, तो हम कर्ण के कवच जैसा कुछ निर्माण कर सकते हैं। हम कर्ण के कवच के विज्ञान को पूरी तरह से तो नहीं समझ सकते, लेकिन मानव शरीर की संरचना को जानते हुए हम उसके थोड़ा करीब जरूर पहुंच सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ बनाना अभी लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक एक विशेष तरह की त्वचा का निर्माण करने में लगे हुए हैं। और इसी के साथ कर्ण के पास जन्म से ही उसके साथ कुंडल मौजूद थे जिनमें अमृत भरा हुआ था। अब ये अमृत क्या होता है? अमृत एक ऐसा पदार्थ होता है जो आपको बूढ़ा नहीं होने देता और आपको मरने नहीं देता। इसी के साथ कर्ण के कुंडल भी उसके शरीर का हिस्सा थे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक कुंडल होते हुए भी वो किसी मानव शरीर का हिस्सा हो? अगर हम आदि पर्व को थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो हमें ये बात समझ में आती है कि कुंती और सूर्यदेव के बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना था। सूर्यदेव ने जस्ट डायरेक्टली कर्ण को उनके हाथ में सौंप दिया था। तो क्या कर्ण को एक विशेष रूप से लेबोरेटरी या एक विशेष रूप से साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया था? हमारे कान के सबसे निचले भाग जहाँ पर हम कुंडल पहनते हैं, जिसे ईयर लोब कहते हैं, उसका मेन फंक्शन होता है सर्दी में आपके कान को गर्मी प्रदान करना। ये वह हिस्सा होता है जहाँ पर सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स आके कनेक्टेड होती है। और अगर अब हम किसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के तरीके से इसी ईयर लोब को बढ़ा दें, या यूं कहें कि ब्लड वेसल्स की कैपेसिटी को बढ़ा दें, तो क्या ये कुंडल जैसा नहीं लगेगा? पांडवों का बड़ा भाई होने के बाद भी महाभारत में कई बार कर्ण को एक युवा योद्धा के नाम से अलंकृत किया गया था। उसका कारण उसके कुंडल में भरा वो अमृत था, क्योंकि अमृत एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो आपको मरने नहीं देता। जब कभी हमें चोट लगती है तो घाव भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन किसी तरह से इस प्रक्रिया को बढ़ा दिया जाए तो हमारे घाव तुरंत ही बढ़ जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे किसी छिपकली की पूंछ। पुराणों और वेदों में अमृत का जिक्र मिलता है।
तो उसे ध्यान से पढ़ने पर हमें ये पता चलता है कि अमृत कोई मैजिकल चीज नहीं होती, बल्कि एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो शायद इस धरती का नहीं होता। वह स्वर्ग लोक, गंधर्व लोक और विष्णु लोक का होता है। तो यही कारण था कि हमेशा से इंसान अमृत के पीछे भाग रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि कर्ण एक डीएनए मैनिपुलेटेड चाइल्ड था? हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री कोई मैथोलॉजी नहीं है, बस फर्क इतना है कि हमने कभी उन्हें ध्यान से पढ़ा ही नहीं, हम उन्हें समझ ही नहीं पाए, क्योंकि किसी भी नॉर्मल चाइल्ड के पास ये कवच और कुंडल नहीं आ सकते। वो किसी एक विशेष रूप से डीएनए को जब अगर लेबोरेटरी में तैयार किया जाए तो ही ऐसा पॉसिबल है। और महाभारत का हर योद्धा एक अपने साथ विशेष गुणों को लेकर जन्मा था, चाहे वो अर्जुन हो, भीम हो या युधिष्ठिर हो। कहते हैं कि भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। गाइस, कैन यू इमेजिन कि किसी भी इंसान में क्या इतनी शक्ति हो सकती है कि उसके पास 10,000 हाथियों का बल हो? कि जितने भी महाभारत के योद्धा थे, क्या वो डीएनए मैनिपुलेटेड चाइल्ड थे? मैंने अश्वत्थामा के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए।